हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 5, जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा चैप्टर है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसके अंदर आप ई बिजनेस के बारे में पढ़ते हो, कॉमर्स क्या होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हो। तो बहुत ही छोटा, आई थिंक सबसे छोटा चैप्टर यही होगा पूरी बिजनेस स्टडीज का। इसको एक वन शॉट वीडियो में आज हम जल्दी से कवर करते हैं, तो जल्दी से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि ई बिजनेस क्या होता है, स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं ई बिजनेस के, और कैसे ई बिजनेस हमारे ट्रेडिशनल पुराने तरीके के बिजनेस से अलग होता है। ये सब अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया जी ये ई बिजनेस होता क्या है ना, कि क्या चीज है ये ई बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस, आप सबको पता होगा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हो, 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, 5th चैप्टर है ये, और पहला ही चैप्टर हमें सिखाता है कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस क्या होता है, जहां पर हम कोई ना कोई गुड्स या फिर सर्विसेज में ट्रेड करते हैं। हम गुड्स और सर्विसेज को बनाकर बेचते हैं बाजार में कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए। तो बेसिक्स ऑफ बिजनेस तो सेम ही रहेंगे जो पहले चैप्टर से आप पढ़ते आ रहे हो, इसमें कुछ अलग बेसिक नहीं होगा। बस इसमें एक फर्क है कि इसमें बिजनेस के आगे एक नया वर्ड जोड़ दिया, जो वर्ड क्या है, ई बिजनेस, ठीक है। अब बिजनेस तो सेम ही है, पर उसी बिजनेस को ऑनलाइन जब हम करते हैं, जो कि ऑब्वियसली आज की डेट में ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑलमोस्ट हर बिजनेस, हर एक इंडस्ट्री में ऑनलाइन आजकल काम चलने लग गया है। देखो, इंटरनेट कुछ टाइम पहले आया था, ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। कुछ 15-20 साल पहले से ही हमारा जो है गूगल बाबा, ठीक है, मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब कुछ बहुत पुराना नहीं है। मतलब जितने पुराने तुम सब हो ना, ऑलमोस्ट इतना ही पुराना है ये सारा इंटरनेट का वर्ल्ड, ठीक है। तो धीरे धीरे चल रहा था, पर कोविड के बाद से ये सब बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बूम कर गया है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो आज की डेट में तुम्हें पता है जो ऑनलाइन काम नहीं कर रहा वो कितना ज्यादा डिसएडवांटेज पे है। एंड ऑनलाइन से भी आजकल एक कदम आगे आ गया है एआई, है ना। तो जो एआई का यूज नहीं कर रहा वो डिसएडवांटेज पे है। तो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए ऑनलाइन बिजनेस करना, क्योंकि यही सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, सबसे बेस्ट तरीका है बिजनेस करने का। तो ई बिजनेस क्या है, ऑनलाइन तरीके से, ऑनलाइन माध्यम से, इंटरनेट, गूगल बाबा, ठीक है, मेटा, Amazon, इन सब चीजों की मदद से हमें बिजनेस करना है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से बिजनेस करने को हम ई बिजनेस बोलते हैं। तो ई बिजनेस क्या है बेटा जी, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क्स। द मोस्ट फेमिलियर नेटवर्क इज इंटरनेट, है ना। ये तो समझाने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में बेटा क्या होता है, प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। आई होप चैप्टर 1 सबने पढ़ा होगा, तभी चैप्टर 5 तक आए हो। इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। ट्रेड का क्या मतलब होता था, सिर्फ और सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेड किसके अंदर आता था, कॉमर्स के अंदर आता था ट्रेड, है ना। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स किसमें होती है, ट्रेड में। तो एक जो प्रोड्यूसर है, जो सामान बना रहा है, वो इंडस्ट्री में आता था, और जो एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, जो सामान खरीद के बेचते हैं, वो ट्रेड में आते हैं। आगे बात करेंगे होलसेलर रिटेलर की, रुक जाओ जरा, ठीक है। तो हम अगर ऑनलाइन तरीके से बिजनेस करें तो उसको ई बिजनेस कहते हैं। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या फर्क होता है, ई बिजनेस में और ई कॉमर्स में क्या फर्क होता है। ई वर्ड तो सेम है, तो ऑब्वियसली ई तो दोनों में सेम रहेगा, यानी दोनों ही ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से करे जाने वाले काम हैं, ठीक है जी। ई कॉमर्स में क्या है, देखो, इट कवर्स अ फर्म्स इंटरैक्शन विद इट्स कस्टमर्स एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट, ठीक है। एंड ई बिजनेस क्या है, एक ज्यादा इलेबोरेटेड टर्म है। तुमने ई बिजनेस का ऑलरेडी पढ़ा ना, ऊपर डेफिनेशन, ई बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा ना। ई बिजनेस के डेफिनेशन के अंदर आता है क्या, इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स। तो ई बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें से एक चीज क्या थी, कॉमर्स, ठीक है। तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा भाई कौन सा हुआ, ई बिजनेस। इसके अंदर छोटा भाई कौन आया, ई कॉमर्स। तो मैंने क्या तुम्हें बोला कि ट्रेड में, कॉमर्स में क्या करते हैं, सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, पर बिजनेस में क्या करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं इंडस्ट्री में। तो बड़ा कौन सा है, वाइडर टर्म कौन सा है, बिजनेस। ई बिजनेस इज मोर इलेबोरेटेड टर्म, कंप्राइज वेरियस बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड फंक्शंस। जब मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ ना,
प्लीज मेरी तुम सबसे रिक्वेस्ट है, जब जब मैं कोई डेफिनेशन पढ़ती हूँ तो जैसे स्कूल की क्लास में करते हो वैसे ही साथ साथ डेफिनेशन पढ़ा करो, साथ साथ बोला करो, तभी जाके याद होगा, वरना ये यूट्यूब वीडियोस का उतना फायदा नहीं होगा। साथ साथ बोला करो, पढ़ा करो डेफिनेशन को। तो फिर से पढ़ते हैं, चलो मेरे साथ पढ़ो। ई बिजनेस इज अ मोर इलैबोरेट टर्म and comprises various business transactions and functions conducted electronically। जब भी मैं बोल रही हूँ साथ साथ बोलोगे, तो जैसे मैं बोल रही हूँ कंडक्टेड, तुम जवाब दोगे इलेक्ट्रॉनिकली, इंक्लूडिंग ई कॉमर्स। ठीक है, इसके अंदर आता है ई कॉमर्स। तो ई बिजनेस बड़ा भाई, छोटा भाई उसके अंदर आ रहा है ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग होती है, पर ई बिजनेस में प्रोडक्शन भी होती है, बाइंग एंड सेलिंग भी होती है। ई बिजनेस में सब कुछ होता है। ठीक है, ई कॉमर्स उसका एक हिस्सा है। ई बिजनेस में ना कि सिर्फ ई कॉमर्स आता है, बल्कि और भी चीजें आती हैं। पढ़ो मेरे साथ। ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स, ई बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली ई कॉमर्स बट ऑल्सो other electronically conducted business functions such as production, inventory management, product development, accounting, finance, human resource management, human resource बोलना है मैनेजमेंट। ठीक है, तो कहते हैं ई बिजनेस में ई कॉमर्स नहीं होता, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कॉमर्स में तो सिंपली क्या था, बाइंग एंड सेलिंग था। कॉमर्स में क्या था, सिंपली बोलो बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन ई बिजनेस में क्या है, बाइंग एंड सेलिंग भी है और क्या है, प्रोडक्शन भी है। प्रोडक्शन किसके अंदर होती थी, प्रोडक्शन होती है इंडस्ट्री में। प्रोडक्शन किस में होती है, इंडस्ट्री में। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना मतलब हमारे पास कितना सामान पड़ा है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है, कितना सामान फाइनल है, फाइनल गुड्स है, बेचने वाली है, वो सब का हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं। नया कोई प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है उसका भी हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, हर चीज का ध्यान रखा जाता है बिजनेस में। देखो कोई भी बिजनेस इन सब चीजों के बिना नहीं चल सकता। एक बिजनेस का सबसे मेन पर्पस होता है सामान को बेचना, तो उसका सबसे मेन पर्पस आता है कॉमर्स के अंदर। पर उस मेन पर्पस को करने के लिए तुम्हें सामान बनाना भी पड़ेगा, तुम्हें इन्वेंट्री भी मैनेज करनी पड़ेगी, एचआर भी करना पड़ेगा, अकाउंटिंग, फाइनेंस सब करना पड़ेगा। तो बिजनेस इज अ वाइडर टर्म, कॉमर्स इज अ स्मॉलर टर्म। हो गई बात खत्म। स्कोप ऑफ ई बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले पढ़ो मेरे साथ, स्कोप ऑफ ई बिजनेस क्या क्या आता है इसमें, पढ़ोगे मेरे साथ। बी टू बी कॉमर्स, बी टू बी कॉमर्स, बी टू सी कॉमर्स। अगला इंट्रा बी कॉमर्स, सी टू सी कॉमर्स। यहां पर बी से हमारा क्या मतलब है, बिजनेस। इन चारों में ही, मेरे साथ साथ बोलो, इन चारों में ही बी से क्या मतलब है, और इन चारों में ही सी से क्या मतलब है, कस्टमर। सी से क्या मतलब है, ठीक है, तो इन चारों में ही बी से मतलब है बिजनेस और सी से मतलब है कस्टमर। ठीक हो गई बात। अब देखो, जहां बी मैं बोल रही हूं बी टू बी, इसको बी को आप बिजनेस पढ़ोगे, सी को आप कस्टमर पढ़ोगे। अब पढ़ते हैं चारों के चारों नाम दोबारा से। तो इसको अब बी को बिजनेस बोलोगे, सी को कस्टमर बोलोगे। तो पहला क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स, इंट्रा बिजनेस कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। ठीक है जी। यहां पर ना बेटा, इस चारों चीजों को समझने के लिए एक चीज समझ लो कि यहां पर ना आपका किसी भी चीज को खरीदने का, किसी भी चीज को खरीदने के पीछे का पर्पस क्या है, उस पर्पस के बेसिस पे डिफाइन होता है कि आप एक बिजनेस हो या आप एक कस्टमर हो। आपके किसी भी चीज को खरीदने के किस पे होता है, पर्पस पे डिपेंड करता है कि तुम एक बी फॉर बिजनेस हो या सी फॉर कस्टमर हो। अगर तुम्हारा पर्पस है फाइनल यूजेज, और फाइनल यूज कहाँ पे करनी है, अपने खुद के घर पे करनी है, तो तुम क्या हो, सी फॉर कस्टमर हो। पर अगर तुम्हारा पर्पस है टू रीसेल, ठीक है, टू री यूज इन बिजनेस, अगर तुम्हारा पर्पस है उस सामान को रीसेल करना, उसको बाजार में जाके बेचना या उसको अपने बिजनेस में यूज करना, तो तुम बी फॉर बिजनेस हो। ठीक है, अगर तुमने एक चेयर खरीदी है अपने घर पे यूज करने के लिए, तो तुम सी फॉर कस्टमर हो। अगर तुमने एक चेयर खरीदी है बाजार में बेचने के लिए, तो तुम बी फॉर बिजनेस हो। बात खत्म हो गई ना, समझ आ गए ना। अब देखते हैं बी टू बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है। देखो, तुम्हारे तक सामान पहुंचाने के लिए पूरी चेन होती है। सबसे पहले कौन होता है,
प्रोड्यूसर कौन होता है? सबसे पहले साथ साथ बोलोगे मेरे, ठीक है। सबसे पहले कौन होता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद नंबर 2 पे हमारे पास कौन होता है? होलसेलर। होलसेलर के बाद नंबर 3 पे कौन होता है? रिटेलर। कौन होता है? और ये रिटेलर फाइनली जाके सामान किसको बेचता है? कस्टमर को। देखो, तो प्रोड्यूसर सामान बनाता है, ये सामान बना के हजारों की क्वांटिटी में ट्रक भर भर के सामान किसको देता है? होलसेलर को। होलसेलर अपने वेयर हाउस में सामान को रखता है और हंड्रेड्स की क्वांटिटी में, ये हजारों की क्वांटिटी में खरीदता है। ये होलसेलर रिटेलर्स को 100 की क्वांटिटी में उनकी दुकान पे जाके सामान दे के आता है और इन 100 की क्वांटिटी वाले रिटेलर से हम 2-4 की क्वांटिटी में इनकी दुकान से जाके हम खरीद के लाते हैं। ठीक हो गई बात? तो प्रोड्यूसर हजारों लाखों की क्वांटिटी बनाता है, हजारों में क्वांटिटी की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। हजारों डब्बे सामान के इसको देता है, ये 100 डब्बे करके अलग अलग दुकानदारों को देके आता है उनकी दुकान पे जाकर, और उन दुकान से हम कस्टमर खरीद कर लाते हैं। तो बेटा जी जब तक कस्टमर बीच में नहीं आया तब तक ये सारा B2B ट्रेड चल रहा है, B2B कॉमर्स चल रहा है। यानी कि अगर प्रोड्यूसर होलसेलर को दे रहा है या कई बार प्रोड्यूसर डायरेक्टली रिटेलर को दे देता है तो ये B2B है। अगर होलसेलर आगे रिटेलर को दे रहा है तो ये भी B2B है, ठीक है। इस बीच में कई बार डिस्ट्रीब्यूटर भी आ जाता है। यहां पर एक नई चेन कई बार आ जाती है जो कि क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटर। अगर तुम लाखों में डील कर रहे हो तो प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो जब तक कस्टमर यहाँ पे नहीं आया तब तक हर एक ट्रेड को हम B2B कॉमर्स में ही बोलेंगे। अगर प्रोड्यूसर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, ये चारों ट्रांजैक्शंस, ठीक है, B2B कॉमर्स में आएंगी। प्रोड्यूसर ने रिटेलर को बेचा, B2B कॉमर्स। प्रोड्यूसर ने होलसेलर को बेचा, B2B कॉमर्स। प्रोड्यूसर ने कस्टमर को बेचा, कस्टमर C, B2C, ठीक है। होलसेलर ने कस्टमर को बेचा, B2C। रिटेलर ने कस्टमर को बेचा, B2C कॉमर्स। तो जब तक C फॉर कस्टमर गेम में नहीं आएगा तब तक कोई भी किसी को बेचता रहे वो B2B में आएगा। हो गई क्लियर बात? B2B कॉमर्स हो गई बात। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर। अब अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, ठीक है ना, तो ये पूरी चेन बीच में आएगी। अगर तुम्हारा बिजनेस छोटा सा है तो प्रोड्यूसर खुद भी कस्टमर को जाके सामान बेच सकता है, तो वो B2C कहलाएगा। अगर होलसेलर है, कई बार होलसेलर खुद होलसेल शॉप्स खोलते हैं, तुमने देखा हो कई बार कई दुकानें होती है ना, या जैसे डीमार्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सारे होलसेलर्स हैं क्योंकि ये प्रोड्यूसर से सामान उठाते हैं और अपने वेयर हाउस में रखने की जगह अपनी दुकान में ही रख लेते हैं। होलसेल की शॉप्स होती है ना, आपने कई बार देखी होंगी, बाजार में होती हैं। होलसेल की दुकानों पे रेट कम मिलता है हमेशा, ठीक है। तो कई बार होलसेलर ही डायरेक्टली कस्टमर को बेचने लग जाता है और कस्टमर भी आने लग जाते हैं क्योंकि ये 10-15 रुपए सस्ते बेचता है हर चीज, ठीक है। तो अगर होलसेलर कस्टमर को बेचे, B2C कॉमर्स। अगर रिटेलर कस्टमर को बेचे, जो कि मोस्टली रिटेलर ही बेचते हैं, तो वो भी B2C कॉमर्स। तुम लोग Amazon से सामान खरीदो या फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से या मीशो से, कहीं से भी सामान खरीदो, अगर तुम लोग इनमें से किसी भी ऐप से सामान खरीद रहे हो अपने घर पे यूज करने के लिए, तो तुम क्या हो? कस्टमर हो। और ये सारे जो एप्स के मैंने नाम लिए ये बिजनेस है, तो ये ट्रांजैक्शन एक B2C ट्रांजैक्शन है, बिजनेस टू कस्टमर की ट्रांजैक्शन है। अगली बात करते हैं इंट्रा बी कॉमर्स की। इंट्रा बी कॉमर्स की बात करते हैं। देखो, कई जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होती हैं, उनके हंड्रेड्स ऑफ ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो कई बार इनको क्या करना पड़ता है, एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, अपने ही बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, एक ब्रांच को दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है। देखो, बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल लेते हैं कि एक जैसे बाटा है या नाइकी है या ऐसे कोई भी तुम शोरूम का नाम ले लो, एडिडास है, ठीक है, या कोई भी ब्रांड ले लो, ज़ारा, व्हाटएवर, ठीक है। इन सभी ब्रांड्स के बहुत सारे ब्रांच होते हैं, अलग अलग, है ना। जैसे मान लो एक शहर में ही 2, 3, 4 बाटा के शोरूम्स हैं। अब एक शोरूम में सामान खत्म हो गया और उनको इमीडिएट बेसिस पे सामान चाहिए, ठीक है। एक शोरूम में जो बाटा के जो शूज हैं जो बिक रहे हैं वो खत्म हो गए, उनको इमीडिएट बेसिस पे चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। अगर वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से मंगवाने जाएं, टाइम लगेगा।
तो हेड ऑफिस कई बार उनको बोलता है कि तुम्हारे ही शहर में 3 और ब्रांचेस है बाटा की, तो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को कुछ सामान भेज देगी। इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तो करोगे ना, और वो ब्रांच दूसरी ब्रांच को पैसा भी तो देगी ना उन शूज का जो भी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ऐसी ट्रांजेक्शन को इंट्रा बी कॉमर्स बोलते हैं, क्योंकि बाटा के ही एक ब्रांच ने बाटा की ही दूसरी ब्रांच के साथ ट्रांजेक्शन किया, बाइंग एंड सेलिंग करी, इस बिजनेस से बाहर तो नहीं गया ना, तो इसको इंट्रा बी बोला जाता है। कई बार एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कुछ सामान की खरीद बेच कर लेता है, कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करता है। तो विद इन अ बिजनेस अगर अलग अलग ब्रांचेस आपस में ट्रांजेक्शन कर रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग ऑफिस एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो कि काफी फ्रीक्वेंटली होता है, क्योंकि यही सबसे आसान तरीका है सबसे जल्दी सामान को इधर से उधर भेजने का। हेड ऑफिस से आता आता तो सामान टाइम लग जाएगा। तो ऐसे केस में इंट्रा बी कॉमर्स होता है, विद इन अ गिवन बिजनेस फर्म हमारा जो है बिजनेस होता है। C2C कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर का कॉमर्स, ठीक है। OLX आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा इंसान होगा जिसको नहीं पता होगा। OLX सबको पता है। OLX पे क्या होता है बेटा, हमारे जैसे कस्टमर्स अपना सेकेंड हैंड फोन, सेकेंड हैंड गाड़ी, सेकेंड हैंड बाइक, सेकेंड हैंड फर्नीचर, AC, टीवी, फ्रिज, कुछ भी आप सेकेंड हैंड अपना जाके OLX पे लिस्ट कर सकते हो। वहां पर आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे मेरे घर का AC, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, ठीक है, मोबाइल फोन, गाड़ी, बाइक, कुछ भी बेचना है, मैं OLX पे जाके अपना एक अकाउंट बनाऊंगी, फोन नंबर वगैरह डाल के अंशिता के नाम से वो अकाउंट बनेगा। मैं उस पर फोटो खींचूंगी, फीचर्स, प्राइस लिखूंगी, उसको लिस्ट कर दूंगी और मैं अपनी लोकेशन डाल दूंगी। अब मेरी लोकेशन के 5-7 किलोमीटर के अंदर अगर किसी को भी वो फोन खरीदना होगा, वो सर्च करेगा। जैसे ही वो सर्च करेगा, उसको मेरी जो एड वहां पे होगी वो दिखा दी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मेरे रेडियस के अंदर है, 5-7 किलोमीटर के अंदर है, उसको वो एड दिखा दी जाएगी। वो मुझे वहीं से मैसेज करेगा, कॉल करेगा कि भैया दीदी मुझे आपका सामान खरीदना है, ये फोन या फिर लैपटॉप या जो भी चीज है वो खरीदना है। अगर हमारी डील बनेगी तो वहीं पे मैं अपना फोन या लैपटॉप उस बंदे को बेच दूंगी, वो खरीद लेगा, वो मुझे पैसे दे देगा, बात खत्म। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कस्टमर अपना सेकेंड हैंड सामान दूसरे कस्टमर को बेच रहा है। तो जब भी एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बेचता है अपना सामान, तो उसको C2C बोला जाता है। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे यूजुअली आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैं वो चीज जो मैंने अगर फोन बेचा, तो मेरा काम नहीं होना चाहिए कि मैं हर रोज ही सेकेंड हैंड फोन बेचने का मेरा काम है, मेरी दुकान है कि मुझे सेकेंड हैंड फोन बेचना है और मैंने अपनी दुकान में से कोई फोन लिस्ट कर रखा था OLX पे, वो गलत है। उसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर मेरी दुकान ही है फोन बेचने की, है ना, तो फिर तो मैं बिजनेस हुई ना, फिर मैं कस्टमर नहीं हुई ना। तो टेक्निकली यहाँ पे होना क्या चाहिए कि मैंने जो बेचा है ना फोन, वो मेरा रोज का काम नहीं होना चाहिए, मैं रोज फोन ही बेचती हूँ। वो तो एक बार नया फोन लेना था, पुराना बेचना था तो बेच दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको पर्पस की बात बताई कि मेरा जो पर्पस है यहाँ पे वो ये होना चाहिए कि मैंने अपने घर पे यूज करने के लिए फोन खरीदा था, अब वो पुराना हो गया, मैं इसलिए बेच रही हूँ, तो इसलिए मैं कस्टमर हूँ। अगर वो मैंने अपनी दुकान में रखा हुआ था, क्योंकि दुकानें भी तो होती है ना जो सेकंड हैंड फोन बेचती हैं, अगर वो मैंने अपनी दुकान पे रखा हुआ था, मैंने किसी से 10,000 का खरीदा था, उसको रिफर्बिश किया फोन को और 15,000 का बेचा, कैशिफाई वगैरह जैसे होते हैं, तो कैशिफाई नहीं है बेटा जी C2C। कैशिफाई रीसेल करता है, OLX है C2C। अगर आप लोगों ने कैशिफाई का नाम सुना हो, कैशिफाई एक बिजनेस है। कैशिफाई क्या करता है, पुराने फोन खरीदता है, उनको थोड़ा सा ठीक करता है, उनका प्राइस बढ़ाता है और फिर बेचता है। ठीक है, तो कैशिफाई इज नॉट, वहां पे C2C नहीं होता, OLX पे C2C होता है, जब कस्टमर ही कस्टमर को बेच रहा है। और मैंने वो फोन अपने घर पे यूज करने के लिए खरीदा था, मेरी दुकान नहीं है सेकंड हैंड फोन की, तभी उसको C2C, कस्टमर टू कस्टमर बोला जाएगा। तो कैशिफाई C2C में नहीं आता, OLX आता है C2C टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस में। ठीक है जी, बात सही हो गई। तो अगर एक बिजनेस ही बिजनेस को बेचे, यानी प्रोड्यूसर टू होलसेलर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू रिटेलर, वॉट इट्स B2B कॉमर्स। B2C कॉमर्स में क्या होगा कि प्रोड्यूसर ने कस्टमर को बेचा, होलसेलर ने कस्टमर को बेचा या रिटेलर ने कस्टमर को सामान बेचा। बेचने वाला पहले लिखा है, देखो पहले किसका नाम लिखा है, जो सामान बेच रहा है, और बाद में किसका नाम लिखा है, जो सामान खरीद रहा है। तो यहाँ पे बिजनेस ने कस्टमर को बेचा, कस्टमर ने कस्टमर को ही सामान बेचा, बिजनेस ने बिजनेस को ही सामान बेचा। ठीक है, इंट्रा बी मतलब विद इन द गिवन बिजनेस फर्म, एंड C2C मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है, जैसे कि वाया OLX। तो इसीलिए पर्पस पता होना जरूरी होता है।
लास्ट मेरे पास टॉपिक यहाँ पे आता है, अच्छा आगे भी हो, अच्छा बेनिफिट्स भी करने हैं अभी तो हमने, चलो ई बिजनेस वर्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारे जो ऑफलाइन बिजनेस है और ऑनलाइन बिजनेस है इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिंपल भाषा में ये मतलब है ऑनलाइन बिजनेस ऑफलाइन बिजनेस फर्क क्या है, आओ देखें। ईज ऑफ फॉर्मेशन, शुरू करना किसको आसान है, ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने के लिए दुकान खरीदनी पड़ेगी, दुकान या रेंट पे लेनी पड़ेगी, दुकान में रिनोवेशन करानी पड़ेगी, दुकान को सुंदर बनाना पड़ेगा, दुकान को ऐसी जगह पे लेना पड़ेगा जहां पर लोग आ सकें, बहुत बहुत मुश्किल है। यहाँ पे तो एक छोटा सा वेयर हाउस लिया, उसमें सामान रखा और ऑनलाइन अमेजोन के थ्रू बेचने लग गए, तो ये आसान है ई बिजनेस करना, ट्रेडिशनल बिजनेस बहुत मुश्किल है। फिजिकल प्रेजेंस, जैसा मैंने बोला दुकान भी चाहिए और एक ऐसी जगह पे दुकान चाहिए जहां पे कस्टमर आ सके जल्दी जल्दी, मेन रोड पे दुकान चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, अपना एक छोटा सा वेयर हाउस अपने घर के पीछे बना लो, उसमें सामान रख दो बहुत सारा, अमेजोन पे ऑर्डर आएगा तो सामान बेच देना, भेज देना, सामान की डिलीवरी कर देना, कोई फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकेशन, जब फिर से वही बात आ गई, यहाँ पे नहीं चाहिए मेन रोड पे लोकेशन, तुम गांव से सामान बेच लो, कोई लोकेशन नहीं चाहिए मेन रोड पे, यहाँ पे ऐसी जगह पे आपको लोकेशन चाहिए जहां पे आप बाजार में जाके सामान बेच भी सको और जहां पे आप रॉ मटेरियल भी सस्ते में लेके आ सको, मतलब एक अच्छी जगह चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पैसा किसमें ज्यादा लगेगा, जहां पे कॉस्ट, जहां पे दुकान बनानी है ट्रेडिशनल बिजनेस में वहीं तो पैसा लगेगा, यहाँ तो कोई पैसा ही नहीं लगेगा, अपने घर में सामान डाल लो ना, तुम घर में रख लो सामान, कोई जगह नहीं चाहिए तो कोई पैसा नहीं लगेगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप मतलब स्टार्ट करने की कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब डे टू डे खर्चा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे डे टू डे खर्चा भी ज्यादा होगा, एसी का, बिजली पानी का खर्चा है ना, रेंट का खर्चा होगा, लोग जो आ रहे हैं उनको पानी पिलाना, बहुत सारे खर्चे होंगे, स्टाफ का खर्चा होगा, यहाँ पे फिर से कोई डे टू डे खर्चा भी नहीं होगा ई बिजनेस में, ठीक है ना। नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सप्लायर एंड द कस्टमर, अब यहाँ पे भी देखो क्या होगा कि अगर बाटा है फॉर एग्जाम्पल, या फिर कोई भी एक ब्रांड ले लेते हैं हम, ठीक है, मैकडोनल्ड्स है, डोमिनोज है, कोई भी एक ब्रांड है, तो जो मैकडोनल्ड के ओनर है, जो मैकडोनल्ड की हेड ऑफिस में बैठी हुई टीम है, वो डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, या फिर सिंपल भाषा में बोला जाए तो प्रोड्यूसर जो है वो होलसेलर को सामान देगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर को सामान देगा, रिटेलर कस्टमर को देगा, तो प्रोड्यूसर कभी भी डायरेक्टली कस्टमर से बात नहीं कर सकता ऑफलाइन बिजनेस में। पर ऑनलाइन बिजनेस में प्रोड्यूसर अपनी खुद की वेबसाइट बनाएगा, अपनी खुद का अमेजोन पे अकाउंट बनाएगा और अपने खुद के अकाउंट से बेचेगा, तो अब कस्टमर कोई भी रिव्यू देगा तो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगा, उसको इनडायरेक्टली कस्टमर तक जाने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन मोड में। तो ऑनलाइन मोड में तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है कस्टमर के साथ भी, सप्लायर के साथ भी, यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ट्रेडिशनल ऑफलाइन बिजनेस में। नेचर ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे होती है, यहाँ पे हायरार्किकल होती है, मतलब हर एक का ऑफिस बना हुआ है, जो हेड है उसका ऑफिस सबसे अच्छा, सबसे मेन जगह पे बना हुआ है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट इधर बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट उधर बना हुआ है, एक डिपार्टमेंट नीचे है, एक डिपार्टमेंट ऊपर है, और ऐसा नहीं हो सकता कि सेल्स का कोई भी बंदा उठ के प्रेसिडेंट के ऑफिस में चला गया है ना, मैनेजर के ऑफिस में चला गया, नहीं, एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल मिडिल के पास जाता है, सॉरी मिडिल लोअर लेवल, मतलब नीचे से ऊपर भी होते हैं, ऊपर से नीचे भी होती है, ठीक है, क्या कहते हैं, लोअर लेवल मिडिल के पास जाता है, मिडिल लेवल टॉप के पास जाता है, टॉप लेवल मिडिल से ही बात करेगा, मिडिल लेवल लोअर से ही बात करेगा, तो ये पूरी हायरार्की होती है, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तुम एक मेल ही तो डाल दिया, मेल डाल दो यार मैनेजर को, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हायरार्की की हमें जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टॉप लेवल लोअर लेवल को कॉल मैसेज मेल के थ्रू बात कर सकता है, तो यहाँ पे वो दिक्कत भी खत्म हो जाती है। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम भी यहाँ पे तो इंस्टेंट है, तुम अभी व्हाट्सएप मैसेज करो, अभी व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा, यहाँ पे तो बहुत लंबा है, तुम स्पेशल इतनी दूर से उठ के आ रहे हो मुझे मिलने, मैं मिलूं भी ना, वहां पे तुम्हें वेट करनी पड़े कि मैम आएंगे तब बात करूंगा, है ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम भी ट्रेडिशनल में बहुत ज्यादा है। शेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यहाँ पे वर्टिकल है, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे है, मतलब वही पहले टॉप है, फिर मिडिल है, फिर लोअर है, पर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे है कि सब लोग सेम लेवल पे हैं, सब लोग एक बार में ही बात कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस प्रोसेस एंड द लेंथ ऑफ द साइकिल, बिजनेस साइकिल कैसा होता है, देखो यहाँ पे बिजनेस साइकिल होता है साइमल्टेनियस, पर यहाँ पे बिजनेस साइकिल होता है एक के बाद एक के बाद एक, परचेज होगा, प्रोडक्शन होगा, ठीक है, फिर मार्केटिंग होगी और फिर सेल्स होगी, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब तक तुमने प्रोडक्ट बना के बाजार में दुकान में शो नहीं किया,
तब तक प्रोडक्ट सेल ही नहीं हो सकता। खाली दुकान से कोई कुछ खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता ना। प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा जब तक प्रोडक्ट दुकान में नहीं जाएगा। पर यहाँ पे तुम एक चीज सोचो, तुमने आज Amazon से एक शर्ट ऑर्डर करी, क्या तुम्हें वो शर्ट दिख रही थी? तुम्हें उसकी सिर्फ फोटो दिख रही थी। मान लो फोटो तो वहां पे पड़ी है, पर एक्चुअल में स्टॉक में है ही नहीं शर्ट। फिर क्या होगा? पहले तुम्हारा ऑर्डर आएगा, फिर प्रोड्यूसर जाके शर्ट बनाएगा कि अरे रेड शर्ट का ऑर्डर आया है तो रेड शर्ट बना दो, और वो 2 दिन में शर्ट बना के तुम्हारे घर पे पहुंचा देगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहले सामान बनाओ फिर ही बिकेगा। यहाँ पर साथ साथ ऑर्डर आ रहे हैं, साथ साथ प्रोडक्शन हो रही है। जैसे ही ऑर्डर आया सामान बनाया डिस्पैच कर दिया, ऑर्डर आया सामान बनाया डिस्पैच कर दिया। तो यहाँ पर ऐसे होता है, ठीक है जी। अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरपर्सनल टच। इंटरपर्सनल टच की प्रॉब्लम है कि तुम शर्ट को टच करके नहीं देख सकते कि शर्ट सही है कि नहीं। तुम दुकानदार के हाव भाव नहीं पहचान सकते ऑनलाइन मोड में कि दुकानदार सही होगा कि नहीं, क्वालिटी सही होगी कि नहीं, साइज सही होगा कि नहीं। पर ऑफलाइन में ऐसे नहीं होता। तुम्हें पता है दुकानदार के हाव भाव से समझ आ जाएगा ये दुकानदार अच्छा है, खरीद लेते हैं। ये दुकानदार ही नहीं अच्छा, सामान कहाँ से अच्छा होगा। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में ये एक फायदा है और ई बिजनेस में ये फायदा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल प्री सैम्पलिंग। तो जैसे मैंने बोला कि ट्रेडिशनल में तुम टच वच करके देख सकते हो कि सामान ठीक है या नहीं है, पर यहाँ पर तुम वो चीज नहीं कर सकते हो, ठीक है जी। ग्लोबल जा सकते हो, अपने बिजनेस को ग्लोबल लेके जा सकते हो। ऑनलाइन तो जा ही सकते हो ना, तुम्हारी वेबसाइट से दुनिया भर में तुम सामान दिखा सकते हो, पर ट्रेडिशनली ये चीज मुश्किल है। गवर्नमेंट पैट्रोनेज। गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है? ट्रेडिशनल पे कम और ऑनलाइन बिजनेस पे सरकार भी ज्यादा फोकस कर रही है। ह्यूमन कैपिटल, किसमें कितनी चाहिए और कैसी चाहिए। तो ऑफलाइन बिजनेस के लिए तो तुम्हारे अनस्किल्ड लोग भी चल जाएंगे, पर ऑनलाइन बिजनेस के लिए सारे पढ़े लिखे लोग चाहिए जिनको इंटरनेट भी चलाना आता है, लैपटॉप कंप्यूटर सब चलाना आता है, और बहुत सारे जिसने कोर्सेज कर रखे हों, ठीक है। ट्रांजैक्शन का रिस्क। ट्रेडिशनल बिजनेस में रिस्क बहुत कम होता है, पर ऑनलाइन बिजनेस में रिस्क ज्यादा होता है। ऑनलाइन में होता है ना कि शर्ट खराब आ गई, रिफंड भी नहीं मिल रहा, रिटर्न भी नहीं हो रहा, पर ऑफलाइन में ऐसे नहीं होता। तुम्हें पता है ये दुकान रही, मैं जाके उसको मुंह पे मार के आऊंगा कि भाई तेरी तो शर्ट खराब है, तू पकड़ मेरे पैसे वापस कर, है ना। तो ट्रेडिशनल में रिस्क कम होता है और ऑनलाइन में रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेस में पैसा कम लगता है, टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है, कुछ ऑफलाइन प्रेजेंस हमें नहीं चाहिए होती है। सरकार भी ऑनलाइन वाले में आजकल बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, पर ऑनलाइन बिजनेस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है ना। कस्टमर को भी ज्यादा रिस्क होता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। लास्ट टॉपिक की बात करें, बेनिफिट्स क्या क्या है ऑनलाइन बिजनेस के, तो वो हमने ऑलरेडी अभी बात कर ही ली है। पैसा बहुत कम चाहिए, ऑफलाइन जगह नहीं चाहिए, है ना, वो सारे बेनिफिट रहने वाले हैं। शुरू करना बहुत आसान है, एक वेबसाइट बनाओ, तुम्हारा बिजनेस शुरू हो चुका है। इन्वेस्टमेंट की कमी है, इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। एक वेबसाइट बनाना बहुत सस्ता है, 2-4 हजार में वेबसाइट बन जाती है, इतना सस्ता होता है, ठीक है। कन्वीनियंस है, बहुत आसान है। तुम ऐसा नहीं कि दुकान खरीदो, दुकान रेंट पे लो, दुकान ढूंढने जा रहे हो, घर से बैठे लैपटॉप पे सब कुछ कर सकते हो, एसी में बैठ के, ठीक है। स्पीड है, बहुत जल्दी है, 2 दिन में वेबसाइट लाइव हो सकती है। आई थिंक 1 दिन में भी वेबसाइट लाइव हो सकती है। ऐसा नहीं कि पूरी दुकान का पहले मुहूर्त करा जाएगा फिर सामान बेचा जाएगा, 1-2 दिन में वेबसाइट लाइव हो सकती है, ठीक है। और दुनिया भर में सामान बेच सकते हो। और पेपरलेस सोसाइटी बन रही है, जैसे जैसे हम ऑनलाइन जा रहे हो तो पेपर की जरूरत कम होती जा रही है। आजकल सब कुछ लैपटॉप एंड आईपैड और फोन में ही हो रहा है, तो पेपर की जरूरत नहीं है, विच इज गुड कि हमें ट्रीज वगैरह सब कुछ कम काटने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियसली जमीन कम हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, किसी भी दुकान के लिए, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी चीज है, हमें पेड़ वेड़ कम काटने पड़ेंगे। थोड़ा एनवायरमेंट, थोड़ा क्या काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है ऑनलाइन वाला काम, ठीक है। चलो यहाँ पर जो है हमारा पूरे का पूरा ये चैप्टर होता है खत्म। 1 शॉर्ट वीडियो थी, आधे घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर हमने कर लिया है। आई होप जब जब मैंने पढ़ाया तुमने साथ साथ बोली होंगी डेफिनेशंस और सब कुछ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 के साथ।